हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शनल को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट। इसके फर्स्ट पार्ट को हम इसमें कवर करेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट को समझने का बेस्ट वे सिर्फ फॉरेन इन्वेजन नहीं है। इसको सिर्फ फॉरेन इन्वेजन की तरह हमको नहीं समझना है। ये एक्चुअली माइग्रेशन प्लस अ पॉलिटिकल एक्सपेंशन, उसके साथ साथ में ट्रेड और कल्चरल इंटरेक्शन का भी सिंथेसिस हमको देखने को मिलता है। इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट भी देखने को मिलते हैं और इंडियनाइजेशन की लॉन्ग प्रोसेस जो है इसको कहा जा सकता है। ठीक है। सबसे पहले मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद इंडिया की जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसमें इम्पोर्टेंट चेंज आया। पहले मगध जो है वो गैंजेटिक रीजन में हुआ करता था, पॉलिटिकल सेंटर मगध था। लेकिन पोस्ट मौर्य पीरियड में नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट होने लगा एज अ पॉलिटिकल जोन। इस पीरियड में इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट पावर्स इमर्ज हुई, जैसे ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में शुंगास, उसके बाद कानवास और डेक्कन में सतवाहनास, वेरस नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक्स, शाकास, पार्थियंस और कुशानास हमको देखने को मिलते हैं। Why North India became important? Why Northwest became important? तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जोग्राफिकली एक गेटवे था। कहाँ से? जैसे सेंट्रल एशिया से अगर कोई आ रहा है तो वो अफगानिस्तान के थ्रू जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के थ्रू इंडिया में आ सकता है। इसलिए सेंट्रल एशियन ट्राइब के माइग्रेशन का सबसे पहला मेजर इम्पैक्ट इसी रीजन पर पड़ा। ठीक है। मॉडर्न डिक्लाइन के बाद रीजनल किंगडम्स बने। नॉर्थ वेस्ट बिकेम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ पे इंडो ग्रीस, शाकास, पार्थियंस और कुशानस हमको देखने को मिलते हैं। इसी चेन में सबसे पहले हम इंडो ग्रीक्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है, ये सबसे पहले आए थे। इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडो ग्रीक्स किंगडम क्या है? इंडो ग्रीक्स कौन है? इंडो ग्रीक्स को इंडो बैक्ट्रियन या यवनाज भी कहा जाता है। ये एसेंशियली ग्रीक या फिर हेलेनिस्टिक पॉलिटिकल ट्रेडिशन और इंडियन टेरिटरी के इंटरेक्शन का रिजल्ट है। इनका मेजर एरिया था बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया। आज के ज्योग्राफिकल टर्म्स में इनका इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडो ग्रीक ने इंडिया में ग्रीक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को एस्टैब्लिश किया और कुछ रूलर्स जो है वो साकेत यानी कि अयोध्या और पाटलिपुत्र तक कैंपेन ले गए। इससे पता चलता है कि उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ फ्रंटियर तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं था। उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ फ्रंटियर तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं था। क्या देखा? इंडो ग्रीक्स को हम बैक्ट्रियन या फिर यवनास भी बोलते हैं, है ना। इनका मेजर जो सेंटर था, पॉलिटिकल बेस था, दैट वाज बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है। अब इनको ये जो है गैंजेटिक रीजन में भी दे आल्सो एडवांस्ड और कुछ कैंपेन्स में पाटलिपुत्र और अयोध्या भी देखने को मिलता है। अयोध्या यानी कि साकेत भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि इनका इन्फ्लुएंस सिर्फ फ्रंटियर तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं था। अब हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे हम पीछे वाली चीज़ों को भी रिवाइज़ करते चलेंगे ताकि अलग से हमको जो है मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है? नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ इंडो ग्रीक एक्सपेंशन। क्या वजह थी कि इन लोगों ने एक्सपैंड किया? इसको समझने के लिए हमें इंडिया से बाहर सेंट्रल एशिया की सिचुएशन देखनी पड़ेगी। सेल्यूसिड एम्पायर जो है वो वीकन हो गया। अलेक्जेंडर के डेथ के बाद उसका एम्पायर मल्टीपल सक्सेसर स्टेट्स में डिवाइड हो गया। ईस्टर्न टेरिटरीज पर सेल्यूसिड एम्पायर का कंट्रोल था, लेकिन अराउंड 250 बीसी के बाद सेल्यूसिड अथॉरिटी वीक होने लगी। वीकनेस की वजह से बैक्ट्रिया में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी जो है वो वीक हुई, है ना? है ना? और सेल्यूसिड एम्पायर वीक हुआ। बैक्ट्रिया में जो है आपको छोटे-छोटे किंगडम्स देखने को मिलते हैं आस-पास, वहाँ पे बैक्ट्रिया में भी थे। ग्रीक रूलर्स के जो है इंडिपेंडेंट एम्बिशन और बढ़ने लगे, है ना? और फिर इंडिया की तरफ उन्होंने एक्सपेंशन कर दिया। इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। क्या बोला? लॉस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ओवर ईस्टर्न टेरिटरीज, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट बैक्ट्रियन पावर एंड एक्सपेंशन टुवर्ड्स इंडिया। यही रीजन है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि मॉडर्न पीरियड में जो है मगध रीजन यानी कि गैंजेटिक रीजन इंपॉर्टेंट था, लेकिन मॉडर्न डिक्लाइन के बाद में नॉर्थ वेस्ट भी जो है इंपॉर्टेंट होने लगा। डिफरेंट डिफरेंट रीजनल पावर्स हमको देखने को मिलती हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट में भी हैव इंडो ग्रीक्स, शाकास, कुशानास, है ना। ये सब देखने को मिलते हैं। वेयरएज़ यहीं पे मगध वाले एरिया में हमको कौन से शुंगास, कानवास देखने को मिलते हैं शुंगास के बाद, और डेक्कन में सतवाहनास देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा इंडो ग्रीक्स कौन थे?
इंडो ग्रीक को यवना भी बोला जाता है या बैक्ट्रियन भी बोला जाता है। ठीक है, इनका मेजर जो कंट्रोल सेंटर था दैट वाज बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये सब देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, कॉजेस क्या थे कि सेल्यूसिड एम्पायर वीक हो गया था, तो बैक्ट्रिया में जो है इंडिपेंडेंट पावर निकल के आ रही है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन का एम्बिशन वो बढ़ा और इंडिया की तरफ आ गए। ठीक है, ये हमने देखा। तो सेंट्रल एशियन प्रेशर जो है हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अब आते हैं अर्ली ग्रीक कॉन्टैक्ट विद इंडिया। अर्ली ग्रीक कॉन्टैक्ट विद इंडिया, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले ग्रीक कॉन्टैक्ट इंडिया में किसका हुआ था? तो अलेक्जेंडर ने 327-325 बीसी के अराउंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कैंपेन किया। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ग्रीक वर्ल्ड जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ में डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल या फिर कॉन्टैक्ट में आ गया। अलेक्जेंडर की कैंपेन के बाद उसके सक्सेसर्स ने भी साउथ वेस्टर्न इंडिया के साथ जो है पॉलिटिकल रिलेशन मेंटेन किए, है ना? तो अलेक्जेंडर जो है सबसे पहले देखने को हमको मिलता है। देन आता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के इम्पोर्टेंट सक्सेसर में से एक थे। उनका कंट्रोल वेस्टर्न एशिया से लेकर इंडस रीजन तक एक्सटेंड हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का जो है एक हमको बैटल भी देखने को मिलता है। सेल्यूकस ने मौर्यन एम्पायर के साथ कन्फ्लिक्ट किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को डिफीट किया। उसके बाद ट्रीटी हुई और इस सेटलमेंट में जो टेरिटोरियल एडजस्टमेंट है वो हुआ। डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश हुए। माइग्रेशन रिलेशन का जो है सॉरी मैरिज अलायंस का जो है ट्रेडिशनल रेफरेंस भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने देखा, पहले वॉर हुआ, फिर ट्रीटी हुई, फिर डिप्लोमेसी जो है इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट वाज अलेक्जेंडर 325-327 बीसी, है ना? और उनका जो है पहला सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट हमको देखने को मिलता है। देन वो सेल्यूकस निकेटर, ही गॉट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड हिम, एंड देन देयर वाज अ ट्रीटी, देयर वाज सम टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स एंड देयर वाज मैरिज अलायंस एज वेल। ठीक है, फिर बिंदुसार के पास में आते हैं। बिंदुसार का ग्रीक रिलेशन किस तरीके का था? तो चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने भी हेलेनिस्टिक रूलर्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन किए, है ना? यहाँ पे एंटियोकस ऑफ सीरिया का रेफरेंस मिलता है और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मॉडर्न एम्पायर कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं था। इट वाज पार्ट ऑफ अ लार्जर इंडियन ओशन, वेस्ट एशियन और हेलेनिस्टिक डिप्लोमेटिक नेटवर्क। ठीक है, अशोका का जो रॉक एडिक्ट 13 है, उसमें भी हमको जो है यवना यानी कि योना या यवना रूलर्स का रेफरेंस मिलता है। इम्पोर्टेंस ये है कि इससे पता चलता है कि मॉडर्न स्टेट को हेलेनिस्टिक वर्ल्ड के रूलर्स के बारे में अवेयरनेस थी और ये अशोका की डिप्लोमेटिक रीच, इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस और पॉलिटिकल अवेयरनेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। अभी तक हमने क्या देखा कि मौर्यंस तक तो गैंजेटिक जो अपना प्लेन है वो इम्पोर्टेंट था, लेकिन पोस्ट मौर्यंस के डिक्लाइन के बाद नॉर्थ वेस्ट भी इम्पोर्टेंट होने लगा। वहाँ पे इंडो ग्रीक्स, उसके बाद में जो है आपको ये शाकाज कुशानाज ये सब देखने को मिलते हैं, वेयरएज आपको मगध वाले एरिया में जो है शुंग देखने को मिलते हैं, फिर कानवस देखने को मिलते हैं, डेक्कन वाले एरिया में सतवाहनस देखने को मिलते हैं। इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ा था कि ये कौन थे? इंडो ग्रीक्स जो हैं इनको बैक्ट्रियन या यवना भी बोला जाता है। मेजर पावर सेंटर, पॉलिटिकल पावर सेंटर इनका था बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, किस वजह से जो है ये इंडिया में आए थे? तो सेंट्रल एशिया में प्रेशर बन रहा था, वहाँ पे सेल्यूसिड एम्पायर वीकन हो गया था, बैक्ट्रिया में इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो है इमर्ज होके आई और जो है उनका पॉलिटिकल एम्बिशन के चलते उन्होंने नॉर्थ वेस्ट के साइड जो है एक्सपैंड करना सोचा। उसके बाद में हम देखेंगे कि इंडिया का किस तरीके से सेंट्रल एशिया के साथ कॉन्टैक्ट रहा। तो सबसे पहले हम अलेक्जेंडर की बात करते हैं। अलेक्जेंडर 327 से 325 बीसी तक का रेफरेंस मिलता है इंडिया के टर्म्स में। उन्होंने जो है उनके आने से डायरेक्ट पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट जो है वो बना हमको देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। फिर सेल्यूकस निकेटर की बात करते हैं। ही गॉट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद चंद्रगुप्त मौर्य, देन देयर वर सम टेरिटोरियल एडजस्टमेंट, देयर वाज आल्सो अ ट्रीटी एंड अ मैरिज अलायंस। ठीक है, उन्होंने जो है अपना एक एम्बेसडर भी भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, जिसको हम मेगास्थनीज के नाम से जानते हैं, जिनकी इंडिका काफ़ी फेमस है। ठीक है, फिर उसके बाद में बिंदुसार के टाइम पे एंटियोकस ऑफ सीरिया उनका रेफरेंस मिलता है और अशोका के टाइम अशोका के जो एडिक्ट 13 है, मेजर रॉक एडिक्ट 13 है, उसमें हमको यवना या योना का रूलर्स का रेफरेंस मिलता है। इससे पता चलता है कि अवेयरनेस हेलेनिस्टिक रूलर्स की थी। देयर वाज आल्सो डिप्लोमेटिक रीच, इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। ठीक है, अब हम थोड़ा-सा देखते हैं अब थोड़ा-सा देखते हैं कि इनका क्या मतलब थोड़ा बहुत ग्रीक और पर्शियन इन्फ्लुएंस आया था क्या मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में? थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं।
तो हिस्टोरियंस ने डिस्कस किया कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर पर्शियन, ग्रीक और इंडिजिनस इंडियन ट्रेडिशन का पॉसिबल इन्फ्लुएंस था। लेकिन यूपीएससी में इसको एब्सोल्यूट बोरोइंग की तरह नहीं लिखना चाहिए। बेटर फॉर्मुलेशन ये हो सकता है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड थ्रू इंटरैक्शन अमंग इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशंस एंड वाइडर पर्शियन हेलेनिस्टिक पॉलिटिकल ट्रेडिशन। तो ये थोड़ा बैलेंस अप्रोच हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेड के बारे में बात करते हैं कि हम किस तरीके की ट्रेड इनके साथ में किया करते थे। तो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ग्रीक वर्ल्ड, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट के साथ में इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट भी इंक्रीज हुआ। इंडिया से लग्जरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल आइवरी, पर्ल्स, इंडिगो, है ना, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, ये स्पाइकनार्ड क्या है? एक फ्रेग्रेंट एरोमेटिक सब्सटेंस या ऑयल होता था जिसमें खुशबू आती थी। ये मेलाबैथ्रम क्या है? ये भी एरोमेटिक लीव से रिलेटेड प्रोडक्ट है। ट्रेडिशनली सिनेमन लाइक एरोमेटिक मटेरियल से एसोसिएटेड देखने को मिलता है। अब ट्रेड ने सिर्फ गुड्स एक्सचेंज नहीं किए, गुड्स, मर्चेंट्स, आइडियाज, रिलीजियस बिलीव्स, आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस, ये सब भी ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इंडो ग्रीक कॉइनेज। इंडो ग्रीक हिस्ट्री में कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन कॉइन्स डायरेक्टली रूलर्स और पॉलिटिकल अथॉरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इंडो ग्रीक कॉइनेज की फीचर है कि पोर्ट्रेट देखने को मिलता है। कॉइन पर जो रेनिंग किंग है उसका पोर्ट्रेट होता है, किंग का नाम होता है, रूलर का नाम भी दिया जाता है ना। गोल्ड कॉइन देखने को मिलते हैं। इंडो ग्रीक को अर्ली इंडियन हिस्ट्री में गोल्ड कॉइनेज के इंपॉर्टेंट पाइनियर्स के रूप में देखा जाता है। बाइलिंगुअल कॉइन्स देखने को मिलते हैं। ग्रीक और खरोष्टी दोनों स्क्रिप्ट का यूज हुआ है ना। मतलब ग्रीक पॉलिटिकल ट्रेडिशन, उसके साथ साथ में इंडियन लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट का भी एविडेंस देखने को मिलता है। ठीक है, क्या-क्या देखा हमने कॉइनेज में? कॉइनेज में देखा रूलर का नाम, रेनिंग रूलर का नाम, है ना? उसका जो है पोर्ट्रेट होता था, गोल्ड कॉइन्स के पायनियर इनको माना जाता है, बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट देखने को मिलती है हमको, है ना? तो ये सब हमको देखने को मिलता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले कि मौर्यन के डिक्लाइन के बाद में नॉर्थ वेस्ट इम्पोर्टेंट हो रहा है। इंडिया में यहाँ पे शुंगास, कुशानास और सतवाहनास देखने को मिलते हैं। नॉर्थ वेस्ट में हमको जो है इंडो ग्रीक्स जो है इंडो ग्रीक्स, उसके बाद में हमको ये क्या नाम है, शाकाज, ये सब देखने को मिलते हैं, है ना। इंडो ग्रीक्स कौन थे? बैक्ट्रियन या फिर यवना भी इनको बोलते हैं, है ना। कहाँ से आए थे ये, क्या कर रहे थे, कौन सा मेजर पॉलिटिकल पावर था, वो हमने देखा। सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट के बारे में देखा, जिसमें हमने अलेक्जेंडर सेल्यूकस निकेटर, बिंदुसार के टाइम पे एंटियोकस ऑफ सीरिया, और जो अशोका क्या जो 60 वो 13 जो रॉक एडिक्ट है, उसमें भी यवनाज या योनास का रेफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में हमने ट्रेड के बारे में देखा, क्या-क्या ट्रेड ये जो है किया करते थे। फिर हमने इनके कॉइनेज के बारे में देखा, क्या-क्या पता चलता है कॉइनेज से। पोर्ट्रेट मिलता है रेनिंग रूलर का, उसका नाम मिलता है, बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट देखने को मिलती है ना? और गोल्ड कॉइन्स के पायनियर्स इनको बोला जाता है। ठीक है, अब हम इनके जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में देखेंगे। द वेरी फर्स्ट वाज डेमेट्रियस सेकंड या डेमेट्रियस सेकंड इसको बोल सकते हैं। डेमेट्रियस सेकंड इंडो ग्रीक एक्सपेंशन से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट रूलर थे। अराउंड 180 बीसीई जो है ये इंडिया की तरफ कैंपेन करते हैं। पुष्यमित्र अशुंग के पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में उनका एक्सपेंशन डिस्कस किया जाता है। हिंदू कुश के साउथ तक बैक्ट्रियन पावर एक्सपैंड हुई और उनकी कॉइन्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। ठीक है, कॉइन काफ़ी देखने को मिलती है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ मिनांडर या मिलिंद जिनको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट इंडो ग्रीक रूलर हैं। मिनांडर इंडो ग्रीक रूलर में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर में से एक माने जाते हैं। इंडियन ट्रेडिशन में उनको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। उनका इन्फ्लुएंस काबुल वैली, इंडस वैली, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक जो है बताया जाता है। कैपिटल वाज़ सकला। मॉडर्न आइडेंटिफिकेशन में सियालकोट रीजन जो कहा जाता है। ठीक है। अब इनके कॉइन्स की अगर बात करें, इनके कॉइन्स की बात करें तो कॉइन पर मेनांडर को किंग और सॉटर के टाइटल से जो है एसोसिएट किया गया है। सॉटर एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब है सेवियर। सेवियर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और उनकी कॉइनेज में रूलर को ग्रेट कॉन्करर के बजाय सेवियर यानी कि प्रोटेक्टर टाइप रॉयल इमेज के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। अब जो मिलिंद हैं, इनका बुद्धिज्म के साथ में भी रिलेशन था। क्या रिलेशन था? थोड़ी-सी समझने की कोशिश करते हैं। मेनांडर का बुद्धिज्म के साथ एसोसिएशन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है ना? ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग मेनांडर जो है वो नागसेना के कॉन्टैक्ट में आए, है ना? हू वाज़ अ बुद्धिस्ट मंक। और उनकी जो है उन्होंने काफ़ी बातें की, है ना? कन्वर्स किया और उस डायलॉग को प्रिज़र्व करता है मिलिंद पन्हा। इसमें काफ़ी क्वेश्चन मिलिंद ने पूछे नागसेना से, ठीक है? तो उस वो ही हमको लिखा हुआ देखने को मिलता है मिलिंद पन्हा में।
इट डिस्कसेस नेचर ऑफ सेल्फ, कर्मा, रीबर्थ, बुद्धिस्ट एथिक्स, निर्वाणा और रीजनिंग एंड फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, ये सब हमें पता चलता है ना? तो मिलिंदपना का लिटरल सेंस रफली मिलिंद के क्वेश्चंस है, और ये किंग मिलिंद या मिनांडर ने बुद्धिस्ट मंक नागसेना के डायलॉग के फॉर्म में है। टॉपिक्स में हमने देखा क्या-क्या चीज़ें होती हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि ये सिर्फ कन्वर्सेशन स्टोरी नहीं है। इट शोज़ अ ग्रीक रूलर एंड इंडियन बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, इन दोनों का इंटरैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है? फिर नेक्स्ट हम जो है मिलिंद के कैंपेन की अगर बात करें, तो मिनांडर के कैंपेन का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट काफ़ी वाइड था। सोर्स ट्रेडिशन में उनका पाटलिपुत्र की तरफ कैंपेन का रेफरेंस भी मिलता है। लेकिन कैंपेन जो है इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई कंसोलिडेशन कर लिया था। यानी अटैक करना और टेरिटरी को परमानेंटली एडमिनिस्ट्रेट करना दोनों अलग चीज़ है, बट देखने को मिलता है कि कैंपेन का रेफरेंस है थोड़ा बहुत। ठीक है? फिर खारवेला एंड मिनांडर की अगर बात करें, तो खारवेला का जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, उसका रेफरेंस भी दिया गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में मिनांडर के नॉर्थ इंडिया कैंपेन और कलिंग के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को डिस्कस किया जाता है ना? अब हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन की क्रोनोलॉजी और इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिबेटेड है, इसलिए आंसर में जो है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट देने से हमको अवॉइड करना चाहिए, बट रेफरेंस मिलता है, तो ये जो है जस्ट फॉर योर नॉलेज। अगला जो है हम एंटी एल्किड्स और हेलियोडोरस के बारे में देखते हैं, ये क्या है? एंटी एल्किड्स और हेलियोडोरस। तो अब इंडो ग्रीक हिस्ट्री का एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कल्चरल एविडेंस आता है। एंटी एल्किड्स जो हैं वो हेलियोडोरस को एन्वॉय में भेजते हैं भागभद्र के कोर्ट में, विदिशा में। ठीक है? वहाँ पे ये जो है गरुड़ पिलर बनाते हैं, गरुड़ पिलर। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज एस्टैब्लिश किया। गरुड़ ये जो है भगवता ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है, यानी वैष्णव ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है। हेलियोडोरस को वैष्णविज्म या भगवतिज्म से एसोसिएटेड माना जाता है। इम्पोर्टेंस ये है कि एक ग्रीक ओरिजिन डिप्लोमैटिक रिप्रेजेंटेटिव का इंडियन रिलीजन ट्रेडिशन से एसोसिएशन देखने को मिलता है हमको यहाँ पे, है ना? तो ये हमने देखा हेलियोडोरस ने गरुड़ पिलर जो है वो एस्टैब्लिश किया था यहाँ पे। अराइवल ऑफ अ सेंट्रल एशियन ट्राइब, ये समझने की कोशिश करते हैं। अब इंडो ग्रीक फेज के बाद सेंट्रल एशियन माइग्रेशन का नेक्स्ट स्टेज आता है। इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं शकाज, पार्थियन पार्थियन यानी कि पहलवाज और कुशानस, ये तीनों देखने को मिलते हैं। ये मूवमेंट आइसोलेटेड नहीं था, एक माइग्रेशन ने दूसरी माइग्रेशन को ट्रिगर किया। ब्रॉड चेन में यूएससी जो ट्राइब है, वो उन्होंने शाकाज को डिस्प्लेस किया। शाकाज जो है ईरान और इंडिया की तरफ मूव हुए और पार्थियंस पर प्रेशर डाला, है ना? इसी तरीके से एक दूसरे पे प्रेशर डाल रहा है तो वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं, इसे ये ऐसे ही देखने को मिलता है हमको, और कुछ खास नहीं है इसमें। तो सबसे पहले जो है हम शाकाज के बारे में बात करेंगे। इनको सीथियंस भी बोला जाता है। शाकाज सेंट्रल एशियन ओरिजिन के नोमैडिक ग्रुप हैं। पार्थियन एक्सपेंशन और सेंट्रल एशियन पॉलिटिकल चेंज के प्रेशर में ये इंडिया की तरफ आए। उन्होंने टेरिटरीज ऑक्यूपाई की, लाइक इंडस वैली, वेस्टर्न इंडिया और सौराष्ट्र वाला रीजन। क्या लिखा है इधर? सेंट्रल एशियन नोमैडिक ट्राइब केम अंडर प्रेशर फ्रॉम सेंट्रल एशियन एंड इरानियन पावर्स, एंटर्ड नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड अ सेटलमेंट बिटवीन इंडस रीजन एंड वेस्टर्न इंडिया। इनकी 5 शाखा जो ब्रांचेस देखने को मिलती है। शाखा एक सिंगल सेंट्रल कंट्रोल्ड पॉलिटिकल यूनिट नहीं थे। 5 मेजर ब्रांचेस या पावर सेंटर्स जो हैं ट्रेडिशनली आइडेंटिफाइड हैं। अफ़गानिस्तान, पंजाब, मथुरा, वेस्टर्न इंडिया एंड अपर डेक्कन। क्या बोला? अफ़गानिस्तान, पंजाब, मथुरा, वेस्टर्न इंडिया एंड अपर डेक्कन। ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है। इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसलिए शाका एम्पायर को एक यूनिफाइड एम्पायर की तरह इमेजिन नहीं करना चाहिए। डिफरेंट शाका ब्रांचेस के डिफरेंट पॉलिटिकल सेंटर्स थे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात करें तो मोस जिसको बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट रूलर है ना? इनको कई नाम से मोआ, मोगा या मोइस के नाम से जाना जाता है, और उसका एसोसिएशन गंधार से था, गंधार वाले रीजन से। नेक्स्ट इज़ एजिस देखने को मिलते हैं। एजिस एक इम्पोर्टेंट शाका रूलर थे और उन्होंने इंडो ग्रीक पॉलिटिकल पावर को फर्दर वीकन किया, ये हमको देखने को मिलता है। नॉर्थ वेस्ट से मथुरा तक शाका इन्फ्लुएंस एक्सपैंड किया, ये हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शाकाज़ एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या चीज़ है? शाकाज़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो शाका एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पॉर्टेंट फीचर था क्षत्रप सिस्टम। क्षत्रप प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, है ना? रूलर के नीचे क्षत्रप आते थे जो प्रोविंसेस को संभालते थे। इनिशियली जो है वो क्षत्रप गवर्नर थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नर की जो पावर है
वो बढ़ गई, सेंट्रल कंट्रोल कम हुआ और क्षत्रप जो है ऑटोनोमस बन गए। कुछ प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट रूलर्स अब बन गए, हमको देखने को मिलता है। रुद्र दमन वन देखने को मिलते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वेस्टर्न क्षत्रप रहेंगे। रुद्रदमन वेस्टर्न क्षत्रप ट्रेडिशन के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे। 130 टू 150 सी आसपास इनका रूल देखने को मिलता है और उनका कंट्रोल ब्रॉडली सिंध, गुजरात, काठियावाड़, मालवा, नर्मदा वैली, कोंकण तक देखने को मिलता है। इनसे एसोसिएटेड है सुदर्शन लेक। रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया। ये इरिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट था। वाई इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट शोज दैट एंशियंट स्टेट सिर्फ वॉर नहीं करते थे, दे ऑल्सो इन्वेस्टेड इन वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड पब्लिक वर्क। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से क्या रेफरेंस देखने को मिलते हैं? तो रुद्र दमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन था वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसमें रुद्र दमन की अचीवमेंट्स, मिलिट्री विक्ट्रीज, सतवाहनास के साथ कन्फ्लिक्ट, सुदर्शन लेक रिपेयर, इन सब का इंफॉर्मेशन मिलता है। संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये अर्ली एग्जाम्पल में एक है जहाँ लॉन्ग और इलाबरेट संस्कृत इंस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल अथॉरिटी का भी पता चलता है, संस्कृत लैंग्वेज का पता चलता है और रॉयल सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का भी पता चलता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमको। आगे बढ़ते हैं, रुद्र दमन और सतवाहनास का कैसे जो है देखने को मिलता है। तो रुद्र दमन का कन्फ्लिक्ट सतवाहनास के साथ हुआ। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में उनकी मिलिट्री सक्सेस का रेफरेंस अब मिलता है। ठीक है, तो वेस्टर्न क्षत्रप जो है उनका सतवाहनास के बीच वेस्टर्न इंडिया में पॉलिटिकल कंपटीशन जो है हमको देखने को मिलता है। फिर शाकाज सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। तो टाइम के साथ शाकाज इंडियन सोसाइटी में इंटीग्रेट हुए। एविडेंस देखने को मिलता है कि उन्होंने इंडियन या हिंदू नेम जो है अडॉप्ट किए, इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशन अडॉप्ट किया, कॉइन्स पर हिंदू डाइटीज रिप्रेजेंट किए, है ना, यानी फॉरेन ओरिजिन लेकिन ग्रेजुअल इंडियनाइजेशन देखने को मिलता है। पतंजलि का क्या रेफरेंस देखने को मिलता है यहाँ पे? पतंजलि का, तो पतंजलि ने महाभाष्य में शाकाज का रेफरेंस जो है दिया है ना? उनको अनिर्वसिता शूद्रास के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन किया है ना? अनिर्वसिता शूद्रास के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन किया है। सिग्निफिकेंस ये है कि ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि फॉरेन ग्रुप्स को इंडियन सोशल फ्रेमवर्क में क्लासिफाई या इंटीग्रेट करने की प्रोसेस चल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिक्लाइन ऑफ शाका एंड विक्रमादित्य। ये क्या मतलब है? तो ट्रेडिशनल हिस्ट्री मेमोरी में उज्जैन के रूलर शाकास को डिफीट करते हैं अराउंड 57 टू 58 बीसी। इस विक्ट्री के बाद विक्रमादित्य टाइटल की प्रेस्टीज और विक्रम संवत का जो ट्रेडिशन है वो डेवलप हुआ। जिस राजा ने हराया था शाकास को, उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया और वहां से विक्रम संवत जो एज है वो शुरू कर दी। इंपॉर्टेंट यूपीएससी क्वेश्चन ये है कि इस ट्रेडिशनल नैरेटिव का एब्सोल्यूट हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह जो है इट इज डिबेटेड। वी शुड नॉट प्रेजेंट इट एज एन एब्सोल्यूट हिस्टोरिकल फैक्ट। सेफ स्टेटमेंट ऐसे हो सकता है कि विक्रम संवत ट्रेडिशनली बिगिंस इन 57 बीसी while the historicity and chronology of विक्रमादित्य शाका victory tradition remains debated। तो ये जो है एक बैलेंस आप आर्गुमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पार्थियन या पहलवास के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सेंट्रल एशियन या ईरानियन ग्रुप था पार्थियन या पहलवास। पार्थियंस इनका ओरिजिनल जो बेस था दैट वाज ईरान। ये इंडिया की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आए। इंडियन टेक्स्ट में शाकाज और पार्थियंस को साथ में शका पहलवा के नाम से रेफर किया जाता है। ठीक है, इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं द वेरी फर्स्ट वाज गोंडोफर्नीस। पार्थियन का इंपॉर्टेंट रूलर गोंडोफर्नीस। पीरियड वाज फर्स्ट सेंचुरी सी। उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में था और उन्होंने शाकाज को डिस्प्लेस किया, काबुल रीजन पर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, लेकिन लेटर कुशानाज के एक्सपेंशन की वजह से पार्थियन डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, गोंडोफर्नीस के बारे में देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे कुशानास के बारे में। अब सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट का इंपॉर्टेंट फेज है। कुशानास का ओरिजिन जो है यूएचई ट्राइबल कॉन्फेडरेशन से एसोसिएटेड है। यूएचई सेंट्रल एशिया में चाइना के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अराउंड लोकेटेड थे। ठीक है, तो यूएचई जो है उन्होंने सेंट्रल एशिया में प्रेशर बनाया, वेस्टवर्ड माइग्रेशन हुआ बैक्ट्रिया की तरफ, है ना, तो वहाँ से 5 क्लैन होते हैं जिसमें कुशानास बिकेम इम्पॉर्टेंट एंड वो ही जो है वो इंडिया की तरफ आते हैं। कुशानाज को टोचारियंस के साथ भी आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रेडिशनल अकाउंट्स में थ्रू टर्मिनोलॉजी एंड एथनिक आइडेंटिफिकेशंस, है ना। ये थोड़े डिबेटेड भी हैं वैसे तो,
ठीक है। कुशानाज़ का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। तो कुशानाज़ ने बैक्ट्रिया को बेस बनाया, सेंट्रल एशिया से बैक्ट्रिया, नॉर्थ अफ़गानिस्तान वाला एरिया, गंधारा, पंजाब, इंडस, मथुरा, गंगा यमुना रीजन, द डिवाइडर्स वेर कनेक्टेड ऑक्सस टू गंगा। ये हम बोल सकते हैं। कुशाना कुशाना की जो एम्पायर है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है देखने को मिलती है। तो कुशानाज़ एम्पायर का बिगेस्ट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था सेंट्रल एशिया और इंडिया को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कनेक्ट करना, ये। ठीक है। फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी कौन-सी देखने को मिलती है हमको? तो अर्ली जो कुशानाज़ रूलर हैं उनका कुजुला कैडफ़िसीस करके रूलर रहते हैं। कुशाना पावर को कंसोलिडेट किया इन्होंने और अफ़गानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज़ में एक्सपेंशन किया। कॉपर कॉइनेज से भी एसोसिएटेड इनको इनको हम बोलते हैं। वीमा कैडफ़िसीस फर्दर एक्सपेंशन हुआ, लार्ज स्केल गोल्ड कॉइनेज के लिए फ़ेमस माने जाते हैं वीमा कैडफ़िसीस। ठीक है। गोल्ड कॉइन एंड कुशान, ये क्या है गोल्ड कॉइन एंड कुशान? तो कुशानाज़ गोल्ड कॉइन जो है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। गोल्ड कॉइनेज इंडिकेट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, वेल्थ, मोनेटाइज़ेशन, पॉलिटिकल अथॉरिटी और इंटरनेशनल कमर्शियल कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, कुजुला ने कंसोलिडेशन किया, वीमा ने गोल्ड कॉइनेज और कनिष्क जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रूलर हमको देखने को मिलते हैं। कनिष्क बाद में आते हैं खैर, है ना? कनिष्क बाद में आते हैं। क चलिए, हाँ, ठीक है। मथुरा और पुरुषपुरा के बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। तो कुशानाज़ के इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स में पुरुषपुर यानी कि मॉडर्न डे जो पेशावर है, वो इम्पोर्टेंट है। मथुरा, इंडिया में मेजर मेजर जो पॉलिटिकल कल्चरल सेंटर है दैट वाज़ मथुरा। एडमिनिस्ट्रेशन, रिलिजन और स्कल्पचर ट्रेड सबके लिए इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। अब आते हैं कनिष्क के बारे में जिसके बारे में मैं अभी बोल रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले पेशावर और मथुरा आप समझ लीजिए, फिर हम कनिष्क पे आते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। कनिष्क कुशानाज़ हिस्ट्री का जो है मोस्ट फेमस रूलर जो है हम बोल सकते हैं। उनके रेन में कुशाना एम्पायर अपने ज़ेनिथ पर पहुँचा। इस टाइम पे पॉलिटिकल एक्सपेंशन हुआ, रिलिजियस पैट्रोनेज दिया गया, है ना? ट्रेड, आर्ट, कल्चरल सिंथेसिस सब देखने को मिलता है। यहाँ पे रबातक इंस्क्रिप्शन जो है दैट इज़ फेमस। व्हाई इट इज़ फेमस? कनिष्का के लिए इम्पोर्टेंट सोर्स है रबातक इंस्क्रिप्शन, लोकेशन इज़ इन अफ़गानिस्तान। ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट कनिष्का, कुशानाज़ रॉयल जीनियोलॉजी, टेरिटोरियल क्लेम और रॉयल आइडियोलॉजी। इसमें कनिष्का का टाइटल देवपुत्र मिलता है हमको। देवपुत्र मतलब सन ऑफ अ गॉड। क्या मिलता है? देवपुत्र सन ऑफ गॉड। ये टाइटल रूलर की डिवाइन लेजिटिमेसी को रिइंफोर्स करता है। कनिष्का की ड्रेस, कनिष्का की कॉइन और मथुरा स्टैच्यू से उनकी ड्रेस के सेंट्रल एशियन फीचर्स विजिबल हैं। ही इज़ शोन वेयरिंग अ बेल्टेड ट्यूनिक, ओवरकोट, बूट्स और हेडगियर ट्रेडिशन हमको देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि कुशाना रूलर पॉलिटिकली इंडिया में एस्टैब्लिश होने के बाद भी सेंट्रल एशियन कल्चरल रूट्स जो है रिटेन करते रहे। अगर कनिष्का और शाका एरा की बात करें, कनिष्का और शाका एरा की बात करें, तो क्या इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है कि ट्रेडिशनल क्रोनोलॉजी में 78 सीई से शाका एरा शुरू है ना? कनिष्का को ट्रेडिशनली इस एरा के फाउंडेशन से एसोसिएट किया गया है, लेकिन हिस्टोरियंस के बीच एग्ज़ैक्ट फाउंडर आइडेंटिफिकेशन थोड़ा डिबेटेड देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा-सा डिबेटेड देखने को मिलता है, तो दिस वी कैन स्किप फॉर नाउ। कुशानाज़ हाँ, ठीक है। कनिष्का का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। तो कुशानाज़ का जो इन्फ्लुएंस है, वो सेंट्रल एशियन, अफ़गानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब, गंगा वैली और मालवा तक इम्पोर्टेंट था। इनके इम्पोर्टेंट सेंटर्स में वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सांची और मथुरा जो है आते हैं। ठीक है? मथुरा जो है आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कुशाना की रिलिजियस सिंथेसिस या रिलिजियस डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। कुशानाज़ कॉइन रिलिजियस डाइवर्सिटी का एक्सीलेंट एविडेंस है। कॉइन्स पर 30 से ज़्यादा डाइटीज़ के रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं। डिफरेंट ट्रेडिशंस में जैसे ग्रीक डाइटीज़, ईरानियन डाइटीज़, इंडियन डाइटीज़, बुद्धिस्ट जो है सिम्बलिज़्म एंड पैट्रोनेज, वो सब हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। रिलिजियस सिंथेसिस क्या है? इसको सिंपल फ़ॉर्मूला से याद रखो, कुशाना एम्पायर में, है ना? ग्रीक ट्रेडिशन देखने को मिलता है, ईरानियन ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन भी। व्हाई? बिकॉज़ कुशाना एम्पायर एक मल्टी एथनिक और मल्टी कल्चरल एम्पायर था और डिफरेंट कम्युनिटीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए रिलिजियस अकोमोडेशन यूज़फुल थी। ठीक है? अब अगर कुशानाज़ की थोड़ा-सा ट्रेड के बारे में बात करें, इधर तो लिखा नहीं है खैर। कुशानाज़ का लोकेशन उनके लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट था।
है ना? वो मेजर सिल्क रूट भी कवर करते थे। यहाँ से सिल्क, स्पाइसेस, प्रेशियस गोल्ड, हॉर्सेस वगैरह निकलते थे और साथ में मर्चेंट्स, मंक्स वगैरह ये सब भी जो है मूव करते थे। ठीक है? ये हमने इस तरीके से देखा। ठीक है? थोड़ा-सा ना इनकी गंधारा आर्ट, वैसे तो ख़ैर हम अपन अलग से एक वो करेंगे, थोड़ा-सा रेफ़रेंस दे देती हूँ गंधारा आर्ट के बारे में। तो कुशाना पीरियड का मेजर कल्चरल कंट्रीब्यूशन जो है वो गंधारा आर्ट में था, जिसमें ग्रीक, हेलेनिस्टिक, सेंट्रल एशियन और बुद्धिस्ट एलिमेंट हमको देखने को मिलते हैं। रियलिस्टिक ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन, वेवी हेयर, डिटेल्ड ड्रेपरी, नेचुरलिस्टिक बॉडी मूवमेंट और ग्रे शीस्ट जैसे जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये हम करेंगे, गंधारा आर्ट, मथुरा आर्ट है ना, ये जो है हम करेंगे बाद में, डिटेल में करेंगे। कुशानास के डिक्लाइन के बारे में आ जाते हैं, कैसे क्या हुआ। तो 3rd सेंचुरी सी तक कुशानास पॉलिटिकल पावर डिक्लाइन होने लगी। मेजर फैक्टर था ससेनियन एम्पायर का राइज इन ईरान। ससेनियन ने कुशानास टेरिटरी पर प्रेशर क्रिएट किया, है ना? जिसकी वजह से अब दे लॉस्ट अफ़गानिस्तान, इंडस के वेस्ट का टेरिटरी आल्सो दे लॉस्ट, सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई, क्षत्रप बिकेम ऑटोनोमस और कुशाना एम्पायर जो है फ्रेगमेंटेड हो गया। इस तरीके से हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है? तो दिस इज़ द ओवरऑल ये गंधारा मथुरा ये जो है हम डिटेल में करेंगे आर्ट सिस्टम। यस, ठीक है। दिस इज़ द ट्रेड रूट वाला पॉइंट, है ना? इंडियनाइज़ेशन ऑफ फॉरेन रूलर्स वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है? या सो नाउ वी कैन मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस इफ वी हैव एनी। यस, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडो ग्रीक रूलर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिनांडर इज एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिनपना, यस। हेलियोडोरस वाज एन एनवॉय ऑफ एंटी एल्किड्स, सही है ये, बिल्कुल सही है। भागभद्र की कोर्ट में भेजा था ना। द हेलियोडोरस पिलर इज एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट नहीं, वैष्णविज्म, है ना। नेक्स्ट इज इंडो ग्रीक कॉइन्स frequently carried bilingual legends, yes they carried 1 2 and 4 is the correct answer. Next question is consider the following pairs. Rudradaman Junagadh inscription बिल्कुल सही। Menander Milinpana, yes. Kanishka Arabatak inscription, yes. Gondophanes Heliodorus pillar, Gondophanes है नहीं, एंटी एल्किड्स है ना वो तो 1 2 3 is the correct answer। ठीक है। Next question is which one of the following best explains the significance of Kushana's coinage? It exclusively reflects Buddhist religious tradition, नहीं वो तो मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस थे ना। It demonstrates the complete replacement, नहीं extreme statement है। It reflects interaction among Greek Iranian, हाँ this is the correct answer। Next question is with reference to Rudra Daman 1, consider the following. He is associated with the repair of Sudarshan Lake, yes. His Junagadh inscription is important Sanskrit inscription, yes. He defeated Satavahanas, yes. He was a Kushana ruler, नहीं, Kshatrap है ना, western Kshatrap, तो 1 2 3 is the correct answer। The term Kshatrap and Kshatrap in the context of ancient Indian history are most closely associated with Buddhist monastic administration, nahi. Provincial administration under Shaka ruler, yes. B is the correct answer. Next question is which of the following development is most closely associated with the Kushana period? Expansion of long distance trade, हाँ सही है। Development of Gandhara and Mathura artistic tradition, सही है। Greater transmission of a Buddhism towards Central Asia, Buddhism का ये बोल सकते हैं, हाँ सही है। Extensive use of gold coinage, extensive use है ना, इतना ज़्यादा तो यूज़ नहीं हुआ था बट ठीक है, दिस स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट। ठीक है, तो 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, हाँ ठीक है, फोर्थ वाला भी स्टेटमेंट सही है, कुशानास की बात कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, इट इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड? मिनांडर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, नहीं। रुद्र दमन मिलिन, नहीं। एंटी एल्किड्स हेलोडोरस, ये सही है ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज consider the following sequence: UAG, Shaka, Parthian, Kushanas. The sequence primarily represents a succession in modern provincial governors. No, a chain of political migrated. Yes, B is the correct answer. Next question है which of the following is the most appropriate interpretation of Central Asian dynasties in Indian history? They remained culturally isolated, नहीं. Their influence was confined exclusively, नहीं. They contributed to political changes as well as cultural and economic integration. ये wider भी है और सही भी है। Next last question है with reference to Shaka and Kushana period, which of the following statement is or are correct? Both period witnessed extensive coinage. Extensive coinage था दोनों period में, ठीक है, चलो बोल सकते हैं। Both rulers and elites increasingly interact with Indian religious tradition. Yes. The Kushanas had no connection with Central Asian. गलत है। Shaka's administration included Kshatraps. सही है। तो 1 2 and 4 is the correct answer.
दैट्स इट फॉर आवर वीडियो। इसमें हम जो है नेक्स्ट जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, वो रिलीजन, वो सब भी कवर करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।